अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, सऊदी अरब ने आज से कुछ अरसे पहले एक बहुत बड़ी तब्दीली लाए थे और उन्होंने जैसे कई चीज़ें चेंज की, उसमें एक महरम वाला मसला भी हल कर दिया था। इस्लाम में महरम का मतलब होता है जो औरत के 4 रिश्ते होते हैं, बाप, भाई, शोहर और बेटा, वो महरम कहलाते हैं। और महरम के अलावा वो अपना मुंह किसी को नहीं दिखा सकती, महरम की इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जा सकती। ये कंडीशन सऊदी अरब में सख्ती से थी। पाकिस्तान में ये कंडीशन सिर्फ हज और उम्रे के लिए थी, क्योंकि सऊदी अरब में बगैर महरम के किसी औरत को आने नहीं दिया जाता था। लेकिन सऊदी अरब ने ये कंडीशन ख़त्म कर दी। अब सऊदी औरतें खुल्लम खुल्ला जहाँ जाना चाहती हैं जा सकती हैं आज़ादी के साथ। और सऊदी अरब ने बाहर से आने वाली औरतों पे भी ये पाबंदी ख़त्म कर दी थी कि वो बग़ैर महरम के हज उम्रे के लिए नहीं आ सकती। ये इस्लाम का ओरिजिनल कंट्री सऊदी अरब है, जबकि पाकिस्तान ने औरतों के ऊपर पाबंदी रखी है कि वो महरम की इजाज़त के बग़ैर उम्रे के लिए या हज के लिए नहीं जा सकती। यानी एक औरत उम्रा या हज करने जाए तो उसको पहले अपने बाप, भाई, शौहर या बेटे से इजाज़त लेके जानी होगी। यानी एक औरत है जिसका ना बाप है, ना भाई है, ना शौहर है, बेवा है, वो यतीम है, सिर्फ बेटा है। अब वो अपने पैदा किए हुए बेटे की इजाज़त के बग़ैर नहीं जा सकती। आसान लफ्ज़ों में ऐसे बता दूं कि 1987 में जब मैं सऊदी अरब में रहता था तो मेरी मौसी है, मेरी खाला, वो हज करने आई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो हस्बैंड उसका महरम हो गया। और मौसी की एक बहन, मतलब मौसी की नंद, मेरे मौसा की बहन भी हज करने आई थी, उसके साथ उसकी बेटी थी। तो महरम का मसला मैंने पूछा तो बोला कि भाई है ना, क्योंकि मौसा उसके भाई थे तो वो महरम थे। इसके अलावा दूसरी उनकी बहन आई थी साथ में हज करने, तो वो अपने बेटे के साथ आई थी, तो उसका बेटा भी और भाई भी महरम थे। तो महरम की पाबंदी सऊदी अरब ने तो ख़त्म कर दी है, पाकिस्तान ने कन्वर्टेड कंट्री, एक नकली कंट्री ने अभी तक रखी है। अजीज़ दोस्तों, इस्लामाबाद का सबसे सेफ़ एरिया, पाकिस्तान का सबसे सेफ़ एरिया है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में भी सबसे सेफ़ एरिया है रेड जोन में डिप्लोमेटिक इंक्लेव। डिप्लोमेटिक इंक्लेव में सारी एम्बेसीज़ हैं और एम्बेसी का सारा स्टाफ, एम्बेसडर्स सब वहीं रहते हैं और सबसे हाई सिक्योरिटी जोन है। वहाँ पे जर्मनी के एम्बेसी के सेकंड सेक्रेटरी थॉमस जुर्गन है ना, वो 2 दिन तक अपनी एम्बेसी काम पे नहीं गए। एम्बेसी को फिक्र हुई, उसके घर पे गए तो उसके घर पे उसकी लाश मौजूद थी। अब आप बताएं कि एक मोस्ट सेफ जोन है जो पाकिस्तान का, उसमें भी कोई सेफ नहीं। तो ये वेस्ट इंडीज़ की टीम क्रिकेट खेलने आई है पाकिस्तान और चैम्पियंस ट्रॉफी की धूम धड़का है। मुझे अभी भी लगता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। आज ये भी बताया गया कि कराची, लाहौर और रावलपिंडी, जहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफी के मैच होने हैं, उसके स्टेडियम्स आईसीसी की टीम विज़िट करने गई तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं थी। पीसीबी के चेयरमैन ने कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं, अभी तो वो रेनोवेट हो रहे हैं ना, अभी तो टाइम है। कई सालों से चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट हुई है, कई सालों से वहाँ रेनोवेशन हो रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो रही है, पीएसएल भी हर साल हो रही है। इसके बावजूद स्टेडियम का ये हाल है, क्योंकि खाने को पैसे नहीं हैं, सारी अय्याशियाँ खुद इनके ले जाते हैं। अभी पीसीबी का चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी, वो होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर का मसला होता है सिक्योरिटी देखना। सिक्योरिटी का क्या हाल है पाकिस्तान में आपको अच्छी तरह पता है, और पीसीबी का क्या हाल है, क्रिकेट का क्या हाल है, ये भी आपको अच्छी तरह पता है। तो क्या वहाँ पे कहतुल रिजाल है? कहतुल रिजाल का मतलब क्या इंसान नहीं है वहाँ पे, क्वालिफाइड लोग नहीं है? ये एक मोहसिन नकवी पे सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में
यूनाइटेड अरब इमारात के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद अल नहियान प्राइवेट विजिट पे रहीम यार खान उतरे। नॉर्मली हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑफिशियल विजिट पे भी जाते हैं अबू धाबी, तो इमारात की गवर्नमेंट का कोई एक छोटा ऑफिसर जाकर उनको रिसीव कर लेता है। अक्सर केसेस में तो पाकिस्तानी एम्बेसडर ही रिसीव कर लेता है। यहाँ पे मोहम्मद बिन जैद अल नहियान प्राइवेट विजिट पे आए हैं, तो उसको रिसीव करने के लिए इस्लामाबाद से उड़कर शहबाज शरीफ रहीम यार खान आ गए। पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज आ गई। इनको यही था कि यार कुछ भिखारियों का यही होता है ना कि कुछ मिल जाएगा, शायद कुछ मिल जाए, शायद मदद मिल जाए, शायद कुछ, और वही हुआ। इमारात को उन्होंने रिक्वेस्ट की उधर, वो बेचारा अपनी प्राइवेट ट्रिप पे आया था। प्राइवेट ट्रिप क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं बाद में, लेकिन उसको वहाँ पे जैसे ही वो उतरा उसको पकड़ लिया, या शेख कफील हमें कुछ दे दो भाई ये वो। उसने कहा अच्छा वो $2 बिलियन का कर्जा था, उसकी वापसी का टाइम आ गया है। बोला वो तो हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। बोला अच्छा ठीक है उसका रोल ओवर कर लो, उसका आगे टाइम देता हूँ। बोला कुछ और दे दें, अभी कुछ मदद कर दें। उसने कहा अच्छा मैं इन्वेस्टमेंट का सोचूंगा। मरियम नवाज ने उधर हाथ मिलाया, दोनों हाथों से शेख साहब का हाथ पकड़ा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल। हेड ऑफ स्टेट से औरतें हाथ मिलाती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन पीटीआई वालों ने इसको बहुत बड़ा मसला बना दिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ऐसी ऐसी वीडियो शेख साहब की और मरियम नवाज की बना के चला रहे हैं कि मतलब आप पोर्नोग्राफी को भूल जाएं। पीटीआई वाले नवाज शरीफ की दुश्मनी में कम से कम एक फॉरेन डेलीगेट जो कि आपका कफील है, आपके मुल्क को चला रहा है, उसकी तो इज्जत का ख्याल करें। चलो मरियम साहब को मसला है, नून लीग वाले कह रहे हैं कि औरत की इज्जत करो, औरत की है, तो नून लीग वालों को तो कम से कम ये कहने की मतलब बिल्कुल ही शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए, क्योंकि जब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की मुकाबला होता था, एक बार बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनती थी, फिर नवाज शरीफ बनते थे, फिर बेनज़ीर बनती थी, फिर नवाज शरीफ बनते थे, ये बारियां चलती थी, तो दोनों का एक दूसरे से टाकरा रहता था। तो इलेक्शंस में नून लीग वाले हेलीकॉप्टर से बेनज़ीर की तस्वीरें फेंकते थे। अब वो तस्वीरें असली थीं या नकली थीं उसकी बहस अलग है कि ऑक्सफोर्ड के ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ती थी और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी और जागीरदार ख़ानदान की थी, तो वो मिनी स्कर्ट भी पहनती थी, वाइन भी पीती थी और सब कुछ करती थी। उसकी तस्वीरें उसके बॉयफ्रेंड के साथ और ये सब चीज़ें। उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर मुझे बात याद आई कि जब 96 में हम जिनीवा में एक साहब आए थे, एक स्पीच की उन्होंने, तो हमने देखा पूरी दुनिया उनको देख रही थी। तो वो अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी थे फॉर फॉरेन अफेयर्स, टालबोट, मिस्टर टालबोट। वो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में अंडर सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स थे, पाकिस्तान का वो इशू देखते थे। तो हमने उससे रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ी देर मुलाकात के लिए वक्त दे। तो मुलाकात के लिए वक्त दिया। हमने उनको बताया कि देखें ये MQM के साथ ज़्यादती हो रही है, फलाने ढुमकाने, और हमने उनसे कहा कि एक गैस का पाइपलाइन आ रही है ताजिकिस्तान से कराची तक, और वो गैस पाइपलाइन गेम चेंजर कहा जा रहा है और फलान है ढुमकान है। तो हमने सुना है कि वो पाइपलाइन कराची आने के बजाय अब मुल्तान से मोड़ दी गई है और बलूचिस्तान की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो कराची को मतलब नुकसान है इसका। तो बोले मसला ये है कि ये आप हैं ना सिर्फ कराची के हैं, जबकि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो इस्लामाबाद यानी प्राइम मिनिस्टर है, और बेनज़ीर भुट्टो का बॉयफ्रेंड है ना वो इस वक्त इस प्रोजेक्ट एक्स बॉयफ्रेंड है ना वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो ज़ाहिर है वो बेनज़ीर भुट्टो की सुनता है, तो उसके कहने पे ये सब हुआ है।
ऑल दो वो पाइपलाइन बाद में स्क्रैप हो गई और चेंज हो गया, सारा मामला ही टाइम टाइम फिश हो गया। पाकिस्तान की गेम चेंजर हमेशा ऐसी ही होती है। तो बॉयफ्रेंड का मसला ये है कि बेनज़ीर भुट्टो की अपनी लाइफ थी, ठीक है, वो वेस्ट में पली बड़ी है, पैदा हुई वहाँ पे कराची में, लेकिन यह है कि एक जागीरदार ख़ानदान की अय्याश भुट्टो की बेटी थी, उसकी तस्वीरें फेंकते थे। अभी इमरान खान की बीवी बुशरा पीरनी फ़कीरनी के हवाले से क्या कुछ नहीं किया नून लीग ने। तो नून लीग तो कभी औरत कार्ड खेले नहीं कि मरीम नवाज शरीफ एक हाउस वाइफ नहीं, एक पॉलिटिशियन है, चीफ मिनिस्टर है, फ्यूचर की प्राइम मिनिस्टर है। तो ठीक है, वैसे मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि आप आपस की दुश्मनी में कम से कम एक फॉरेन रेस्पेक्टेबल गेस्ट का ज़रा इज़्ज़त का ख्याल करें। दूसरा, कहा यह जाता है कि ये जो दुबई अबू धाबी के शेख हैं, ख़ास तौर पे ये मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान के फादर जो थे, जैद बिन सुल्तान अल नहयान, वो पाकिस्तान के दौरे पे बहुत आते थे। 71 में जब इमारात आज़ाद हुआ ब्रिटिश कॉलोनियल पावर से और एक आज़ाद कंट्री बना, 7 स्टेट्स मिल के, दुबई, अबू धाबी, शारजा, फुजेरा, उम्मुल क़ुरैन, रासुल खैमा, इस तरह 7 स्टेट मिल के एक कंट्री को इन्होंने बनाया। तो उस वक्त आपको पता है वो एक डेजर्ट था और कोई तरक्की वहाँ पे थी नहीं, अभी पेट्रोल का पैसा नया नया आया था। तो पाकिस्तान इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी। तो शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान आते थे और यही रहीम यार खान में इनका वो होता था। इनको वो तिल्लोर का बहुत शौक है। तिल्लोर एक परिंदा है जो, उसके शिकार का और उसके ज़रिए शिकार करने का बहुत शौक था। तो हम बचपन में ये कहानियाँ अखबारों में जब भी आते थे, हर साल में 1-2 बार शेख जैद आते थे, तो अखबारों में बड़ी रंगीन कहानियाँ चलती थीं कि जानवरों का शिकार कम होता है, लड़कियों का शिकार ज़्यादा होता है और पाकिस्तानी सरकार पैसे के बदले शेख साहब को लड़कियां सप्लाई करती है वला वगैरह वगैरह। पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस के नाम आते थे, ये वो वोटेवर। अब मोहम्मद भी आते हैं कभी कभार, अब ये इतना ज़्यादा नहीं आते क्योंकि अब ये लाइफ स्टाइल इनका चेंज हो गया है, लेकिन बहरहाल आते हैं। इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं रहीम यार खान में, बड़े बड़े इनके महलात हैं और उसमें वो आराम करने आते हैं, अपने थोड़ा हेक्टिक लाइफ से आराम करने, अपना वक्त गुजारने आते हैं। तो कम से कम आप के कफ़ील हैं, सबसे बड़ी बात, तो इसका तो ख्याल करें। एनीवे, अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान अब बांग्लादेश की तरफ बहुत ज़्यादा पेंगे बढ़ा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश 71 के बाद से यही रही है कि बांग्लादेश में उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की, मुजीबुर रहमान को मार के। आईएसआई की वहाँ पे इतनी इन्फिल्ट्रेशन थी कि भारत में 2 तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती थी और प्रॉक्सी वार्स चलाई जाती थी। और ये पाकिस्तान की तब से एक कोशिश रही है कि दोनों तरफ, उधर पाकिस्तान का आईएसआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे। हसीना वाजिद के आने के बाद ये मामला ख़राब हो गए और हसीना वाजिद ने, आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रो इंडिया चली गई थी, वो प्रो बांग्लादेश थी। बांग्लादेश के इंटरेस्ट में था कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, भारत के साथ ही इनकी ट्रेडिंग होगी, एक भिखारी कंट्री के साथ क्या होगी। तो अब पाकिस्तान और बांग्लादेश अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। पाकिस्तान और भारत की एक्सपोर्ट्स का क्या, पाकिस्तान भी कॉटन, बांग्लादेश भी कॉटन, पाकिस्तान भी गारमेंट्स, बांग्लादेश भी गारमेंट्स, मोरलेस सेम प्रोडक्ट्स हैं। आप एक दूसरे को क्या एक्सपोर्ट करेंगे? यही है कि पाकिस्तान टेररिस्ट एक्सपोर्ट करेगा और बांग्लादेश भिखारी एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की ये 2 बड़ी प्रोडक्शंस हैं। और फिर बांग्लादेश के भिखारी जब पाकिस्तान आएंगे तो वो सिस्टमेटिकली सऊदी अरब, इराक, इमारात वगैरह में भेजे जाएंगे। तो यही चीज़ होगी, और तो हम क्या समझें। मैं मज़ीद इस पे खुल के मैंने ट्विटर पे ट्वीट की है, लेकिन यूट्यूब पे मेरी बहनें भी देखती हैं तो मैं खुल के इस पे और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अजीज़ दोस्तों, अफ़गानिस्तान पे जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी उस पर पूरी दुनिया खामोश है। किसी ने इस पे कंडेमनेशन नहीं की कि एक सॉवरेन स्टेट अफ़गानिस्तान के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा 45-46 साल की जंगों के से तबाह हो चुका है,
उसकी मदद करने के बजाय पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके गांव पे औरतों और बच्चों को मार दिया। मतलब या तो आप टेररिस्टों को मार रहे हैं तो समझ में आती है। इस पर दुनिया भर खामोश रही, लेकिन भारत ने उस पर बोला है, और भारत ने कहा है कि ये पाकिस्तान की प्रैक्टिस रही है इनोसेंट सिविलियंस को मारना और फिर अपने इंटरनल फेलियर्स को का बहाना करके दूसरे मुल्कों पे चढ़ाई कर देना। ये पाकिस्तान की परंपरा रही है। तो बिल्कुल सही है। अब लोग कहते हैं कि ये अचानक पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान नफ़रत हो गई है, अफ़गानिस्तान से ये हो गया वो हो गया। तो सोचने वाली बात ये है कि अफ़गानिस्तान से नफ़रत और अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से नफ़रत तो 47 से थी। ये तो 79 में चीज़ें चेंज हुई। ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एक मिनिस्टर थे कौसर नियाज़ी। उन्होंने किताब लिखी थी और लाइन कट गई। उस और लाइन कट गई में उन्होंने डिटेल में एक पूरा चैप्टर लिखा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त जनरल नसीरुल्लाह बाबर, जो बाद में बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में रिटायर होने के बाद पाकिस्तान के होम मिनिस्टर बने थे, और MQM पे सबसे भयानक ऑपरेशन उसी होम मिनिस्टर ने किया था, नसीरुल्लाह बाबर। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त हाजिर सर्विस नसीरुल्लाह बाबर को बुला के कहा, जिसके कौसर नियाज़ी जो मिनिस्टर जिन्होंने किताब लिखी थी गवाह थे, कि अफ़गानिस्तान के वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान में पढ़ते हैं उन पे वर्किंग करो और उनको ग्रूम करो। और वही ग्रूमिंग का नतीजा था कि अफ़गानिस्तान में हर 6 महीने बाद एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कत्ल हो जाता था। वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल होती नहीं थी। CIA और ISI ने वहाँ पे एक इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यू कर रखी थी। और फिर नतीजा ये निकला कि जब बबरक कारमल प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने सोवियत यूनियन से रिक्वेस्ट की कि भाई ये CIA ISI ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो आप हमारी मदद करें। तो सोवियत यूनियन ने फ़ौज भेजी, जिसको बहाना बना के पाकिस्तान और अमेरिका ने मुजाहिदीन यानी टेररिस्ट पैदा किए। क्योंकि मैं इनको मुजाहिदीन मानता ही नहीं। ये इस्लाम की जंग थी नहीं। ये कैसी इस्लाम की जंग है कि कम्युनिस्टों से आप लड़ रहे हैं क्रिश्चियनों के साथ मिलके। इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि आप नॉन मुस्लिम के साथ मिलके दूसरे नॉन मुस्लिम से जंग करें। तो ये एक मफाद की जंग थी। पाकिस्तान को डॉलर चाहिए थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाही की तरफ जा रही थी क्योंकि इस्लामाइजेशन शुरू हो चुका था। एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन 74 में आ गया था। इसके बाद ज़ियाउल हक ने आके तो टोटल इस्लामाइजेशन कर दिया था। पाकिस्तान की डेमोग्राफी चेंज हो रही थी। फिर सेक्टरियन मामलात को ज़ियाउल हक ने इतना बढ़ा दिया था। कभी हम नहीं सुनते थे कि वहाबी देवबंदी ये सब होते थे पाकिस्तान में। हमने तो कराची में सिर्फ बरेलवी देखें या शिया देखें, लेकिन जो ये देवबंदियों के मदरसे फिर कायम हुए 79 के बाद, और अफ़गानिस्तान के हालात को पाकिस्तान ने बहाना बना के अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए चीज़ों को वो किया। तालिबान भी पाकिस्तान के ISI और CIA की क्रिएशन थी। तालिबान भी मज़े से पाकिस्तान के इशारों पे चीज़ें चलाते रहे। लेकिन जब 2001 में 9/11 होता है और अमेरिका उसके जवाब में फिर जब चढ़ाई करता है अफ़गानिस्तान के ऊपर, और जब पंजाबी फ़ौज ने फिर तालिबान के लोगों को पकड़ पकड़ के हवाले किया, तब तालिबान ने इनका असली चेहरा समझ में आया कि ये तो हरामी है साले। तो तालिबान चुपचाप अपनी जंग अमेरिका से लड़ते रहे, और आखिर में फिर जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे 2016 में, तो तालिबान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत डिस्कशन शुरू की, और डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ उनके कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे थे, जो बाद में फिर बाइडन आया तो बाइडन ने उसको कंटिन्यू किया और फिर तालिबान के हवाले अफ़गानिस्तान किया। तो पाकिस्तान फिर खुश हो गया कि अब तो हमारे अपने क्रिएटेड तालिबान टेक ओवर कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अब तालिबान का नज़रिया पाकिस्तान की पंजाबी फ़ौज के हवाले से चेंज हो गया है, और पंजाबी फ़ौज की जो हरामीपन है वो तालिबान समझ गए हैं। तो इसलिए तालिबान अब पाकिस्तान की फ़ौज पे भरोसा नहीं करते, और उनको वही 47 से जो पाकिस्तान से नफ़रत थी वो अब नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यह है कि ये सारी सूरत हाल है अफ़गानिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान ने बहुत ही भयानक पंगा लिया है अफ़गानिस्तान वाला, वो उनसे हज़म नहीं होगा आसानी से।
बलूचिस्तान में तो वैसे ही मामला ख़राब हैं, मुसलसल ख़राब चल रहे हैं। अभी कल एक और बलूचिस्तान में अटैक हुआ है और सुना है उसमें कई फौजी मारे गए हैं। डिटेल अभी बाकी हैं। एक हेलीकॉप्टर भी गिराया गया है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया है बलोच मुजाहिदीन ने, कर्मचारों ने, जो क्रांतिकार हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी तरफ से। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।